नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। जिस तरह से अभी उत्तर प्रदेश सरकार का एक फरमान जारी हुआ और उसको लेकर दिल्ली से लेकर बिहार तक के नेताओं में, आम लोगों में चर्चा छिड़ गई कि ये किस तरह का फरमान है कि आप जो कांवर रूट पर, जो कांवरिया के यात्रा रूट है, उस पर जिनके भी दुकान होंगे उन पर उनको जो अपना नाम लिखना होगा। तो इसी महीने में जो सावन महीना शुरू होने वाला है, हमारे अंग क्षेत्र में भी एक बहुत बड़ी कांवर यात्रा निकलती है, लेकिन वहां का स्वरूप इधर से अलग होता है या वहां पर कुछ इस तरह का आदेश जारी नहीं होता है। तो आज हम वो समझने की कोशिश करेंगे कि जो हमारे इधर जो कांवड़ यात्रा होती है वो भी 105 किलोमीटर की यात्रा होती है और एक महीने पूरा भक्तिमय माहौल होता है और हर धर्म के लोग, हर जात के लोग उसमें जो है मिलकर इसको सफल बनाते हैं, क्योंकि ये रोजी रोटी व्यापार का, रोजी रोटी से घर चलाने का भी एक माध्यम होता है। तो हम इसी पर चर्चा करेंगे कि हमारे इधर का कांवर यात्रा जो होता है, जो सावन महीने का, सुल्तानगंज से जल भरकर हम बाबा नाथ जो बाबा धाम जाते हैं 105 किलोमीटर की दूरी तय कर वो यात्रा कैसी थी और इधर की यात्रा कैसी थी, और उसमें जो अब जिस तरह का माहौल हो गया है कि आपको दुकान के आगे आपको अपना नाम बताना पड़ेगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ भागलपुर से रिटायर्ड प्रोफेसर सुनील सिंह जी जुड़ रहे हैं, जो कि वहां पे सोशली काफी एक्टिव हैं, वहां के मुद्दों पर काफी मुखर होकर बोलते लिखते हैं। और हमारे साथ कर्नल जीपीएस विर्क साहब मोहाली पंजाब से जुड़ रहे हैं, जो भागलपुर दंगों में जो इनकी भूमिका थी, जिस तरह से उन्होंने इंसानियत की एक मिसाल कायम की थी, वो जो पूरे देश में जाना गया था, कहानी मल्लिका बेगम की कहानी, तो वो कर्नल जीपीएस विर्क साहब हैं। तो हम इन दोनों के माध्यम से ये चर्चा करने की कोशिश करेंगे आज जिस तरह का माहौल बन गया कि हिंदू मुस्लिम और तनाव वाला, उसमें कैसे जो है किन चीजों का ध्यान एक प्रशासनिक तौर पर हम रख सकते हैं, कुछ उस तरह की घटना ना हो। तो ये हम कर्नल साहब से जानेंगे और सुनील जी से, हम प्रोफेसर सुनील जी से ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे इधर जो जो कांवर यात्रा चलती है उसका स्वरूप कैसा होता है, क्या वहां पर कोई इस तरह की कभी गुंजाइश रहती है कि कभी ऐसी जरूरत पड़ी है कि आपको जो दुकानों पे आपको अपना नाम लिखना पड़े। तो कर्नल साहब और सुनील जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, धन्यवाद, शुक्रिया जी। शुरुआत तब प्रोफेसर सुनील साहब से ही करते हैं। सर, आप बताएं, जो हमारे इधर की यात्रा होती है कांवर यात्रा, जो सुल्तानगंज से, भागलपुर जिले के सुल्तानगंज से शुरू होकर देवघर, जो कि अब झारखंड में पड़ता है, वहां बाबा नाथ जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, वो 105 किलोमीटर की दूरी होती है। वहां लोग जाते हैं सुल्तानगंज से जल भर कर वहां चढ़ाने के लिए। तो वो कैसा स्वरूप होता है इधर का, क्या कभी इस तरह का अवसर आया या इस तरह कभी परिस्थिति आई जबकि आपको ऐसा आदेश कभी आपको दिखा कि आप जो रास्ते में दुकान है, क्योंकि देखिए आपको तो पता ही होगा कि जिस तरह का पूरा 105 किलोमीटर का जो रास्ता होता है वो बाजार सजा होता है और दोनों तरफ जो है दुकानें लगी होती है और माहौल पूरा भक्तिमय होता है। तो क्या कभी वहां पर इस तरह का वाकया कभी आया कि जहां पर ऐसी जरूरत पड़े कि आपको अपने दुकान के आगे अपना नाम लिखना पड़े? चंदन जी, सौभाग्य से मैं उसी इलाके में पैदा हुआ और बचपन पूरा वहीं गुजरा। आज भी मेरा गांव वहीं है, तारापुर एक जगह है सुल्तानगंज से 15 किलोमीटर दक्षिण। वही रास्ता है मेरे घर, गांव के आगे से वो रास्ता गुजरता है कांवरियों का। तो मैं इसका विकास क्रम बता सकता हूँ। जब मैं छोटा था तो सावन मास में ऐसा कुछ नहीं होता था। सावन और एक महीना होता है आसिन का, उस समय इस पर कंवरिये जाते थे। जो मिथिलांचल के तिरुतिया हम लोग के इलाके में बोला जाता था, तिरुत के कांवरिये जो है आसिन मास में जाते थे। आसिन और कार्तिक में उन लोगों की संख्या होती थी और सावन में आम लोग चलते थे, जो अन्य लोग होते थे। दूसरी बात क्या थी, उस जमाने में जो अभी आप एक कांवरियों का एक ड्रेस देखते हैं, गेरुआ, एक जो उनका ड्रेस होता है, ड्रेस कोड, वो ड्रेस कोड नहीं था। लोग जनरल सफेद कपड़ों में या किसी भी कपड़ों में जाते थे और इक्के दुक्के लोग ही चलते थे। जब मैं छोटा था तो इस तरह का कोई हुजूम नहीं चलता था। अभी तो ये कांवरिया एक तरह से पर्यटन है, कांवरिया पिकनिक। आप इसको जो चीज जोड़ दीजिए वो सारा चीज आप इसके साथ जोड़ सकते हैं, इसके साथ जो एडजेक्टिव है, विशेषण है। उस समय ऐसा कुछ नहीं था। जो मैं आपको एक सच्ची घटना बता सकता हूँ कि एक धोबी, वॉशरमैन जिसको आप कहते हैं, कपड़ा धोने वाला,
तारापुर में वो था और मेरे गांव के बगल का था। वो इतना बड़ा भक्त था कि हर शनिवार को, मैं अब फिर रिपीट कर रहा हूँ कि पूरे साल हर शनिवार को वो उठाता था जल देवघर से, और सोमवार के सुबह में वो बाबा धाम में वो शिवलिंग पर चढ़ाता था। और ये उसकी जो ये उसका रूटीन, और जब वो वहां से लौट के आता था सोमवार को, कोई जल चढ़ा लिया, कोई बस पकड़ा, 10-11 बजे तक वो अपना चला आया तारापुर। उसका वो एक छोटी सी सुल्तानगंज लॉन्ड्री से थी। मेल खाता होगा ना, आपने जी, बाबा मैं धाम। आप हाँ। वो मैं बता रहा हूँ कि 11 बजे से वो फिर नॉर्मल काम करता था, कोई शोशाबाजी नहीं, कोई हंगामा नहीं, कोई मीडिया नहीं, ठीक है। हम्म, हम्म, फिर मैंने ग्रेजुअली भीड़ देखी, फिर एक इस पर फिल्म बनी, गाने आए, और धीरे धीरे ये फैशन में आने लगा। और फिर मैंने भीड़ देखी कि पूरे भारतवर्ष से, यहाँ तक कि विदेशों से, नेपाल से, मॉरिशस से, या अन्य हम्म, जगहों से, हम ब्रिटेन उटेन में भी जो इंडियंस हैं उनको भी मैंने आके कांवड़ यात्रा में शामिल होते देखा। और अब तो सरकार की बड़ी भागीदारी है, जो हम्म, काफी व्यवस्था उन्होंने खड़ा की है, स्वयंसेवी संस्था आ गया है, धर्मशाला बनाया या और सुविधाएं खड़ी की। जब सब सुविधाएं नहीं थी तब भी ये चलता था। जी, आपने नाम की बात की, जो अभी उत्तर प्रदेश का मामला, वो आपने भी बात की और मैं अखबारों में, टेलीविजन के विभिन्न चैनलों पर देख रहा हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो इस तरह की बातें आती है, इसको आम जन से कोई मतलब नहीं रहता है। आम जन को इससे कोई मतलब नहीं। जो जाते हैं सारे लोग, कभी किसी ने जाति और धर्म नहीं पूछा। जो कांवरिया चल रहे हैं वो तो ठीक है, चलिए आप मान के चलते हैं कि हिंदू है, इसमें दूसरे लोग भी होते हैं। फिर जो रास्ते में गांव है उसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी हैं, तथाकथित बड़ी जाति, छोटी जाति, सारे जाति के लोग हैं, संथाल भी हैं। और जी, वो हर कोई कांवरियों को मदद करने को तैयार रहते हैं। एक जमाने में जब सरकारी व्यवस्था नहीं थी तो वही जी, थे जिनके बदौलत वो कांवरिया यात्रा चल रही थी। इससे आपको समझ में बात आ जाएगी कि इस तरह की कोई बात होती नहीं है। नाम देना ठीक है। अब मैं एक वहाँ के मंत्री की बात सुन रहा था, उनका कहना था कि ठीक है, ये फूड जो खाद्य अधिनियम है उसके हिसाब से भी नाम देना, और जो आपके वर्कर्स हैं उनका नाम देना वो मैंडेटरी है, उनको देना चाहिए, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन मंशा देखी जाती है। मुझे कभी-कभी नाज़िज़्म का सब ज़माना याद आता है, जबकि 39 के बाद या 33 के बाद का हिटलरशाही था जर्मनी में, तो गोबल्स ने एक रूल्स निकाला कि भाई ठीक है, जो ज्यूज़ हैं उनको अपने आगे में जूडा लिखना होगा। हम्म, दुकान के आगे या जो भी प्रतिष्ठान है उनके आगे, या जो भी बिज़नेस कंसर्न है। फिर देख उसका बहुत विरोध हुआ वहाँ के, उस समय तक कोई बहुत ज़्यादा इसका उनका प्रचार तंत्र मजबूत नहीं हो पाया था। और उसी समय रेडियो का आविष्कार हुआ था, और रेडियो अचानक जो है रेडियो का प्रोडक्शन बढ़ाया गया। घर-घर में रेडियो पहुँचा और प्रचार तंत्र चला। तो अभी वही मामला है कि पॉलिटिकल गेन और पॉलिटिकल लॉस, ये हमको भूलना नहीं चाहिए कि कोई भी मामला, एक रामशिला का मामला शुरू हुआ था, हो सकता है वो अच्छा हो, बुरा हो, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। लेकिन जी, 1100 दंगे उस एक यात्रा को समापन के बाद, उस पूरे या रूट में उनके जाने के बाद 1100 दंगे हुए थे, ये रिकॉर्ड है। तो आप जो धार्मिक मामले हैं, धार्मिक यात्राएं हैं, उसको आप दोधारी तलवार की तरह इस्तेमाल करते हैं, ऐसा भी वैसा भी। सौभाग्य से जो ये बिहार का जो ये पूरा क्षेत्र है, ये इतना हेटेरोडॉक्स रहा है, जिसमें विभिन्न जातियां, विभिन्न धर्म के लोग रहे हैं, कि कभी किसी ने पूछा नहीं कि वो दुकानदार कौन है, उनकी जाति क्या है, उनका धर्म क्या है। मैं कांवड़ बेचने वाले 80% लोग जो होंगे वो मुसलमान होंगे, बनाने वाले भी होंगे उसको मुसलमान। हम्म, रास्ते में दुकानें भी बहुत में हिंदू भी होंगे, मुसलमान भी होंगे, छोटे जाति के, बड़े जाति के, उसमें अनुसूचित जाति के, जनजाति के सारे लोग होंगे। कोई किसी से जाति नहीं पूछता है, और हर कोई हर किसी को मदद करता है। मैं देवादिदेव महादेव हैं, उनके बारे में कहा जाता था कि वो सबों के हैं, आदिदेव हैं। तो मैं उनकी प्रार्थना करता हूँ कि ये स्वरूप बिहार का, और इस खास करके इस अंग क्षेत्र का बचा हुआ रहे। देवघर तक अंग के क्षेत्र में ही माना जाता है, अंगिका ही वहां भी बोली जाती है। ये स्वरूप बरकरार रहे, ये चरित्र बरकरार रहे, यही हमारी मेरी प्रार्थना होगी। आज गुरु पूर्णिमा के दिन और कल से सावन शुरू हो रहा है, उनसे, आदिदेव से। काहे कि अभी तो व्यवस्था रहती है सावन के यहाँ, उत्तर प्रदेश में खत्म हो जाएगा। हमारे यहाँ मैंने आपको कहा आज भी आसीन और कार्तिक 2 महीना होगा जब जी, चलेगा। अब दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि एग्रीरियन समाज है, कृषक समाज है। जितने लोग हैं वो अभी धान के रोपनी में लगे हुए रहेंगे। हम लोग का सबसे मेजर फसल है खरीफ। तो गुंडागर्दी मचाने का किसी के पास समय नहीं है। वो अपना, यदि वो अभी निकल के यदि दुकान लगाते हैं तो थोड़ी उनको आमदनी हो जाती है, लेकिन यदि वो इसके अलावा बेकार के चीज में अपना वक्त जाया करेंगे तो उनका पूरा परिवार पूरा साल भूखे मरेगा। तो किसी के पास इस तरह के कूड़ा करकट चीज में पड़ने की आवश्यकता भी नहीं है। दूसरा, वेस्टर्न यूपी में जैसा जो रूट है वहाँ का, यूपी का, कभी आप वहाँ के सामाजिक जो जनसंख्या है उसको देखिए,
और उस क्षेत्र को देखिए, वो देखना बड़ा, सामाजिक संरचना देखना बड़ा आवश्यक होता है। जहाँ ये नियम लगाया गया है वो वेस्टर्न यूपी का मैक्सिमम इलाका है, जिसमें कि मुस्लिम बाहुल इलाका है, हिंदू पैचेज में है। वहां पर आप इस तरह के चीजों का से आपको पॉलिटिकल माइलेज मिल सकता है यदि तनाव पैदा हो जाए, मतलब तनाव पैदा हो जाए तो आपको पॉलिटिकल माइलेज मिल सकता है। यहाँ पर ऐसी कोई संभावना नहीं है। आपको मैंने कहा कि मिली जुली आबादी है, कोई किसी का सुनने वाला नहीं है। यदि मुसलमान है, बड़ी कम संख्या में है, हिंदू ही है तथाकथित, तो उसकी 50 जातियां हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, आदिवासी भी हैं, तो ये चलेगा नहीं। इसलिए यहाँ पर इसकी ये इस तरह की बात कभी आएगी नहीं। वहां इसका पॉलिटिकल फायदा मिल सकता है, इसलिए वहां आया है। तो इतनी छोटी सी बात जो मैं समझता हूँ, जी जी हो सकता है जी मैं गलत बिल्कुल। हूँ। नहीं नहीं, आपने बिल्कुल सही ढंग से समझाया, और सही चीज भी यही है, क्योंकि हमारा जो इलाका है वहां पे हर जाति हर धर्म के लोग हैं, और उन इस अवसर को वो एक देखते हैं कि व्यापार की तरह, चलो ठीक है, एक मौका है जहाँ पे सब बिल्कुल मिलकर बिल्कुल सेवा भी करते हैं और अपना उस पर दुकान भी लगाते हैं, जिससे अपना उनका रोजी रोटी भी चलता है, जैसे कि बड़े बड़े धर्म स्थानों पे होता है। तो ये तो पूरे हर साल चल जाता है, आप विश्वास करें, पूरे साल चल जाता है। पूरे साल उनका चल जाता है। सही कह रहे हैं, एक महीने में जी, जो इतनी कमाई होती है, तो इसको कोई गलत भी नहीं कह सकता। बड़े बड़े तीर्थ स्थानों में भी यही होता है, चाहे केदारनाथ, वैष्णो देवी जो भी, तो वहां पे इसी तरह से उसका कहिए कि इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है ये। तो जिस तरह से बिल्कुल सुनील बिल्कुल। जी ने समझाया कि हो सकता है ये, मतलब वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में अगर हम वहां की संरचना पर ध्यान दें, आबादी की सामाजिक संरचना, संरचना। सामाजिक संरचना पर, तो उससे हो सकता है कि राजनीतिक रूप से फायदा किसी पार्टी को दे दे, जिसके कारण कि ये जो है इस तरह का आदेश लाया गया हो। हम इसमें ये, अब जो हमने कहा था शुरुआत में, चर्चा के शुरुआत में, कि कर्नल साहब से हम ये जानने की कोशिश करेंगे, जब भागलपुर का दंगा हुआ था, भागलपुर अमूमन तो पहले बहुत शांत शहर था, उसमें कभी, लेकिन उसका इस दंगे ने, मतलब भागलपुर का दंगा जो है देश के भीषणतम दंगों में से एक माना जाए, जहाँ पे 1100 लोगों, करीबन 1000 लोगों की जान चली गई थी। तो कर्नल साहब, आपने उस समय जो इंसानियत की मिसाल कायम की थी, और जिस तरह से दंगे में आप आए थे और जिस तरह से भागलपुर को शांत कराए थे, ऐसे स्थिति में क्या लगता है एज एन, मतलब एडमिनिस्ट्रेटर, या फिर मतलब जो भी आपके पीस कीपिंग फोर्स, या जो, कहाँ पे स्थिति बिगड़ सकती है और कुछ समय ध्यान रखने वाली क्या चीज होती है? चंदन जी, आपने मुझे एक नए टॉपिक पे ऊपर बुलाया है और मेरी यादें दोबारा ताजी की हैं। लेकिन मैं तो एक इस समय मैं यही कह सकता हूँ, अव्वली अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया कौन पले कौन मंदे। वाह। इसलिए मैं तो अरदास करूंगा, जैसे अभी पहले मुझे थोड़ा सा एकदम से मेरी मन में कंपनी सी छुड़ गई कि जब मैंने ये सुना कि वेस्टर्न यूपी के अंदर इसका कोई पॉलिटिकल एडवांटेज ले सकता है। दिस वरीज मी एज ए सोल्जर, दिस वरीज मी एज ए पारिवारिक। हम लोगों ने भी देखे हैं, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के हमारे जो परिवार वाले हैं वो पार्टीशंस धर्म के नाम पर ही हुआ था, जी और उसके बाद 76 साल इंडिपेंडेंस में हो गए, कुछ ना कुछ ये दर्द महसूस करते रहते हैं आपस में हम बटे हुए। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि भागलपुर के अंदर जो अभी इन्होंने बताया कि किस प्रकार से इतने सालों से एक आस्था के साथ लोग अपना अपनी आस्थाएं, अपने रिलीजियस फेथ को मेंटेन कर रहे हैं, और इसी प्रकार से सालों से, सदियों से ये जो इस यूपी की साइड में कांवड़िया मूव करते हैं, गंगा जी का पानी लेकर शिव जी के ये आस्था के अंदर अपना ये पूरी ये फेथ को प्रकट करते हैं। अच्छा लगता है। वी फील दैट हमारा हिंदुस्तान का जो कल्चर है बड़ा स्ट्रांग है, हमारी सोसाइटी बड़ी स्ट्रांग है, हमारे में रिलीजियस फेथ है, हमारे में काफी कुछ, यही हमारी जो हिंदुस्तान की जो सबसे बड़ी ताकत है यही है कि हम लोग एज इंडिविजुअली बहुत ताकतवर हैं, कल्चरली बड़े स्ट्रांग है, रिलीजियसली। सर भेंट तो जाते हैं हम लोग, तभी तो ये जरूरत पड़ती है कि आप फल वाले का नाम लेते। यहाँ मैं बता रहा हूँ, यहाँ यही जो आपका जो सवाल था उसके ऊपर मैं ला रहा हूँ। जी जहां पर ये फर्स्ट स्पीकर ने आपके बोला ये पॉलिटिकल एडवांटेज लेने की बातें हैं, अभी थोड़ा सा मैं इसी चीज को अपने भागलपुर के साथ रिलेट करूंगा। जी दंगों का कारण अगेन रिलीजियस फेथ। शिलान्यास के लिए एक जगह से, गांव से दूसरी जगह
एक ब्रिक जा रही है, पत्थर जा रहा है, उसी में भड़क गए लोग और समा कितना बुरा निकला वो आपको पता है जी। इसी प्रकार से कहीं पर भी ये जो धार्मिक कोई भी चीज होती है उसके ऊपर हमें बड़ा सोच समझकर एक एडमिनिस्ट्रेटिवली हमें बड़े स्ट्रॉन्ग तरीके से चलना पड़ेगा, जिससे कि कोई भी नुकसान, कोई एंटी सोशल एलिमेंट्स, कोई एंटी नेशनल एलिमेंट्स इस ऐसी जगहों पर कोई एडवांटेज ना ले, तंगी में ना डालें, क्योंकि दहशत जब एक बार फैल जाती है किसी इलाके के अंदर और फिर तो वो आंड कौन जो साथी है, जो आपका नेक्स्ट नेबर है, उसको भी आप समझते हो कि बस ये रात को इसने आपको खत्म कर ही देना है। जो दहशत की लोग जब दहशत के अंदर आ जाते हैं तो ये बुद्धि काम करनी बंद हो जाती है, वो सभी एक दूसरे को फिर ये जानवर रूपी पे इंसान आ जाता है। यही अगर ये अभी यूपी के अंदर भी मैं इसको कहूंगा एक सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, आई थिंक सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, जो कोई खिला रहा है, पिला रहा है, कोई चीज बेच रहा है, मेरे ख्याल में क्योंकि ये एडहॉक एक मार्केट बन जाती है, लॉन्ग टर्म मार्केट नहीं है ये। आप कहीं भी मार्केट में जाइए, आपका मार्केट का बोर्ड दिखाई देता है, मार्केट का जीएसटी नंबर दिखाई देता है, उसकी हर चीज का उसका ओनरशिप वगैरह सब कुछ दिखाई, ओवर ए पीरियड आपको पता है कि ये फलाने की दुकान है। लेकिन जब ऐसी ये हालात के अंदर ये टेम्पररी मार्केट थ्रू एंड थ्रू लग जाती है, खाने पीने का सामान हर जगह, क्योंकि मेरा गांव भी उत्तराखंड में है, तो हम बीच बीच में जब जाते हैं हरिद्वार से क्रॉस करके तो देखते हैं सड़कें भरी होती हैं, और इसी प्रकार से लोग जो खाने पिलाने वाले जो हैं वो भी अपने टेंट वगैरह कोई सर्विसेज, कुछ टेम्पररी स्टॉल्स वगैरह खोल लेते हैं। अभी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये सबसे बड़ी मुश्किल है। सबसे पहले अगर मेरे से कोई पूछे तो सबसे पहले भाई तू कौन है, एक सवाल तो पूछूंगा। लेकिन अगर पहले मुझे लिखा हो कि भाई फलाना जी चंदन जी का स्टॉल है, तो मुझे पता लगे चंदन जी आप कैसे हैं, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो मेरे ख्याल में इसका बहुत ज्यादा एक कम्युनल एंगल देना, या इसको एक अलग से एक पॉलिटिकल एक एडवांटेज लेने की कोशिश करना मेरे ख्याल में इतना शोभा नहीं देता। रादर ये सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ठीक है। हालात कभी कभी ऐसे हो जाते हैं कि जिसके अंदर लॉ एंड ऑर्डर वालों को एकदम से सिचुएशन को कंट्रोल करना पड़ जाता है। ऐसी जगहों पर कभी एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, कभी कार एकदम से राइट्स हो जाते हैं, छोटे छोटे इलाके में राइट हो जाते हैं, वो एकदम से एक एक्सीडेंट हुआ नहीं, कबड़िया भड़क जाते हैं, वो वही मारपीट शुरू हो जाती है। सो ओवर ए पीरियड थोड़ी डिसिप्लिनिंग चाहिए, चाहे मैं मानता हूं कि देखो आस्था एक बात है, रिलीजियस फेथ एक बात है, लेकिन जब आम पब्लिक की जगह के ऊपर हम कर रहे हैं और अपना खास करके जो लॉ एंड ऑर्डर जो है वो उसको मेंटेन करना भी बहुत जरूरी है। अगर एक प्रिकॉशनरी अगर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर किसी ने ये सुझाव दिया है, देखने में पहले ऐसे मुझे तो लगता है कि गलत नहीं है, क्योंकि सामने बंदे का नाम नंबर पता लग रहा है। तो इसकी दो हो सकते हैं, मैं पॉलिटिकल इसका स्टैंड तो नहीं लूंगा, क्योंकि पॉलिटिकल एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस होते हैं। जैसे कि भागलपुर में हुआ था कि एक लोग थे जिनके पास पार्लियामेंट में उस समय 2 सीटें थी 1989 के अंदर, लेकिन भागलपुर के दंगे हुए तो 89 सीट्स हो गई, आपकी दूसरी सरकार ही बदली होगी बिहार के अंदर भी। तो और ये चलता जा रहा है, और अभी तक ये हमारी बड़ी एक बदकिस्मती है कि हमारी आज भी डेमोक्रेसी जो चल रही है ये क्वांटिफिकेशन पे चल रही है, इसी स्टैटिस्टिक्स पर चल रही है। लेकिन अगर हमने देश को बढ़ना है, आगे बढ़ना है, हमने अपने विश्व गुरु हमने कहना है, तो हमें इन भावनाओं से ऊपर उठ के निकलना पड़ेगा। क्योंकि इंडिया इज सच ए लवली कंट्री, इतना स्ट्रॉन्ग कंट्री है, अगर ये चाहे, और जिस तरीके से ये इकोनॉमिकली भी स्ट्रॉन्ग है, मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी स्ट्रॉन्ग है, सोशली भी स्ट्रॉन्ग है, कल्चरली भी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अगर हम इसको अच्छे तरीके से और ऑर्गेनाइज करके आगे बढ़ेंगे और एक एग्जाम्पल अपने आप को शो करेंगे, तो इट विल बी वन ऑफ ए फैंटास्टिक कंट्री एज वेल एज पीपल। बट अगर हम बीच बीच में भड़कते रहे, एक दूसरे के ऊपर हेटरेट करते रहे, एक दूसरे के ऊपर
एक पॉलिटिकल छोटा सा एडवांटेज लेने के लिए 1 सीट ले ले, 2 सीट ले ले, उसके लिए हम आपस में लड़ते रहें, फिर तो ये वैसे कि हम फिर कुएं के अंदर जा रहे हैं, फिर तो हम डीप खाई के अंदर जा रहे हैं। सो मुझे अच्छा लगा प्रोफेसर साहब इस समय हैं कि हमारे सोशल एक प्रोफेसर साहब आज आप लाए हैं, उनकी बातें सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड वी मस्ट एक सोशल रीस्ट्रक्चरिंग करने की देश की जरूरत है। सोशल रीस्ट्रक्चरिंग ऐसे करें कि सभी धर्मों को इतना हम हर धर्म का जो पॉजिटिविटी है उसको ऊपर उठाएं, ना कि किसी भी तरीके से हम उसको आपस में डिवाइड एंड रूल करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे नुकसान बहुत ज्यादा हो सकता है। दैट्स माय व्यू। थैंक यू। जी सर, बिल्कुल सर, सही का। जैसे कि जी सर, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? चंदन जी, कर्नल साहब की बातें, ये शानदार बातें इन्होंने कही। वो डिसिप्लिन और जो नेशनल इंटरेस्ट है उसको सामने रखने की बात, वो सबसे आवश्यक होती है। ये मैं इससे 100% सहमत हूँ और यही आवश्यक है। शिक्षक के नाते हमने आज तक यही किया अपने छात्रों के बीच में कि ठीक है, राष्ट्र, नेशन फर्स्ट, दैट शुड बी द मोटो ऑफ एवरी पर्सन, एवरी सिटीजन ऑफ दिस नेशन। तो वो तो अपने जगह पर है। मैंने पॉलिटिकल इसलिए कहा था कि जो मैं प्रैक्टिकली देख रहा हूँ, जैसे बिहार में भी हम लोग बात कर रहे थे कंवरियों का देवघर जाने की, यहाँ एक अलग पॉइंट है, कोई रिलीजियस प्लेस है, आप एक जगह से उठा रहे हैं दूसरी जगह जा रहे हैं, ये और एक बंधा हुआ रूट है, 105 किलोमीटर आप नॉर्थ टू साउथ आप ट्रेवल कर रहे हो। जो उत्तर प्रदेश है वहां पर मामला दूसरा है। सावन में वो क्या करते हैं कि गंगा से उठाए या कहीं से भी जल उठाए, और वो उनका कोई फिक्स प्लेस नहीं है कि वो यहाँ जाएंगे या वहां जाएंगे। वो अपने गांव के मंदिर में भी गिरा सकते, जल ले जाके चढ़ा सकते हैं। गांव के मंदिर में जो उनका शिव कोई मंदिर है वहां के लिए भी वो ले सकते हैं। कोई बगल के दूसरे और कोई इंपॉर्टेंट मंदिर है वहां के लिए ले सकते हैं। लेकिन बिहार में क्या है कि वो एक ही जगह है जहां उनको जाना है, वो है बाबा धाम, माने देवघर। अभी कुछ लोग बासुकीनाथ उसी के बगल में वहां जाना शुरू किए हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है, देवघर ही लोग जाते हैं। ऐसी स्थिति वहां नहीं है, तो वहां पर इस तरह के मामलों का ज्यादा दुष्प्रभाव पड़ने की स्थिति बनती है कि एक बेजा अभी तक चल रहा था, कहीं कोई हंगामा नहीं मचा हुआ था। तो आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहे हो, आपका बिल्कुल पॉइंट सही था कि वो नाम और ये सब कुछ लिखा हो तो वो ज्यादा बेहतर है। लेकिन ये तो सीजनल मार्केट, एक महीना, कोई 15 दिन, कोई 20 दिन का चला और खत्म हो गया। आप उसके बाद वो आदमी फिर वहां आएगा भी नहीं, ना वो चाय की दुकान वहां लगाएगा टपरी, या ना वो वहां पर कोई अपना रेडी लगाएगा। तो ये स्थिति तो बनती है। तो इस पर ऐसा कंट्रोवर्सी खड़ा करने की भी कोई आवश्यकता नहीं थी, जब तक आप रोज इस तरह की काम न बने। आम जीवन में भी यदि हर दिन आप ऐसा करते तो इससे कम कंट्रोवर्सी पैदा होती। लेकिन अचानक आप सावन में ऐसा करने लगो तो थोड़ा सा इससे आपका जो एक गलत माइंडसेट है, वो गलत मैसेज है, वो जाता है लोगों के बीच में। तो ये एक प्रॉब्लम है। दूसरी बात क्या है कि माने कोई राइट्स जो है ये कोई परमानेंट चीज नहीं, इट इज स्पोरेडिक थी, कभी हो सकता है ये वायलेंस। ऐसा नहीं है कि ये होना ही है या ऐसा होगा। नोबडी कैन प्रेडिक्ट, देयर आर सो मेनी ऑफ रिलीजन्स। आर्थिक और सामाजिक उसमें ज्यादा कारण होते हैं, रिलीजियस सबसे कम होते हैं। रिलीजन को पलीता बनाया जाता है, लेकिन वो एक्चुअली रिलीजन का इससे ज्यादा कोई रोल नहीं है। ज्यादा आर्थिक और सामाजिक है, जो मैंने देख के जो मेरा अपना परसेप्शन है, जो मैंने अनुभव किया देख के। भागलपुर ही था, दंगा कभी नहीं होता। पूरे भारतवर्ष में आपने पार्टीशन की बात की, हर जगह दंगा हुआ था, लेकिन भागलपुर शांत था। एक छोटी मोटी स्कर्मिश कोई हुई होगी, लेकिन कभी एक दुकान नहीं लूटी गई, किसी को आदमी को कोई चाटा भी नहीं लगाया। जब 46 में पार्टीशन हुआ था और सब जगह दंगा हो रहा था 46-47 में, तो भागलपुर में नहीं हुआ था। और दंगा कब हो रहा है? 90 में। क्यों हो रहा है? उसके पहले जो एक राजनेता थे, मजबूत राजनेता थे, उनकी सरकार थी, उनको लगा कि हम इसको लिमिटेड वे में करते हैं, कंट्रोल वे में, बाद में हम एडमिनिस्ट्रेशन में मेरे लोग हैं, बाद में इसको मैं कंट्रोल कर लूंगा। तो ये मामला एक्चुअली जो जिस समय दंगा रामशीला का शुरू हुआ उसके भी पहले मुहर्रम था, मुहर्रम में भी कोशिश की गई, लेकिन उस समय जो सोशल ग्रुप्स थे, जो सोशल एक्टिविस्ट थे, जो संगठन थे, वो आगे आ गए और वो मामला रुक गया। मैं बराबर कहता हूं कि जो समाज सेवी संगठन है या जो पॉलिटिकल और सोशल वर्कर्स हैं, वो एक तरह से शॉक एब्जॉर्बर्स के तरह काम करते हैं। जब इस तरह के मामले आते हैं तो वो शॉक वो झेलते हैं इनिशियल वे में। यदि वो नहीं झेल सकते हैं तो अपने को उनको सोशल वर्कर कहने का कोई अधिकार नहीं है। उस बार क्या हुआ कि मुहर्रम के समय, जो उसके 1 महीना 1.5 महीना पहले था, उस समय उन्होंने एक बार कोशिश हुई थी, लेकिन लोगों ने उसको चेक कर लिया।
1 डेढ़ महीने के बाद फिर कोशिश हुई, इस बार रामशिला पूजन था। गलती कहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन की थी कि जो भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे वो इसमें, मुझे कहना है उन पर, बाद में उनको सजा, उनका सारा गड़बड़ उनका खड़ा हुआ। मैंने उनको कहा कि आपके गले में पत्थर की तरह लटकेगा ये घटना जो है। और सचमुच में अब तो रिटायर कर गए बेचारे, मैं नाम नहीं लूंगा उनका। जो वो जुलूस निकला, उस जुलूस को वो रूट दिया ही नहीं जाना चाहिए, वो गलत रूट था। आप तीसरे रूट को भी दे सकते थे, या एडमिनिस्ट्रेशन चाहता तो वो स्ट्रांगली उसको उस समय मना कर देता कि नहीं ये रूट नहीं लोगे तुम, तो दंगा होता नहीं। जानबूझ के उस इलाके से गुजारा गया, उसको एम्बुश किया गया, जो कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड था। उसको एम्बुश किया गया और उसको पता था कि इसके बाद एगो ट्रिगर करना है, इसके जो करना है वो करेंगे। काहे कि मुहर्रम के समय में हुआ था तो तनाव तो बना हुआ था, अब पूरे भारतवर्ष में तनाव बना हुआ था। तो बस एक चिरगारी लगानी थी, वो लग गया पलीता और शुरू हो गया दंगा। और दंगे का भागलपुर शहर पर तो कम प्रभाव पड़ा, 1-2 मर्डर हुआ होगा, इससे ज्यादा नहीं हुआ होगा जैसा मैं समझता हूँ। लेकिन जो रूरल सबर्ब और रूरल एरिया में इसका बहुत दुष्प्रभाव पड़ा। एक नया इलाका, एक नया गांव बस गया। 11 यहाँ से आप यदि भागलपुर देवघर रोड में आप चलिए तो 11वें किलोमीटर पर एक गांव बड़ा सा बस गया, जो आसपास के विस्थापित लोग हैं उनके जमीन पर दूसरे लोग चढ़ गए। ये इसका आर्थिक आधार है। दंगा में लोगों को लगता है कि ये भाग जाएगा, इसके जमीन पे चढ़ जाएंगे हम, उसकी संपत्ति लूट लेंगे, ये पहली चीज होती है। तो इस तरह की घटनाएं हुई, तो जो जिन लोगों ने कराया था वो फिर चले गए, तो फिर वापस नहीं। आपने ठीक कहा कि किसी पार्टी की सरकार गई तो आज तक वो मजबूत स्थिति में ना आ पाई, वो दंगे का प्रभाव था। कोई पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में आई तो आज तक वो जो पॉलिटिकल ग्रुप मजबूत है जो कभी दंगा में उस हिसाब से आई थी। तो इसका प्रभाव राजनीतिक तो पड़ता है, और लोग इसमें कोशिश करते हैं। सबों को पता है कि ये गलत है, लेकिन उसके बाद भी वो भड़काने की कोशिश करेंगे इस तरह की बात जो गलत है। हम लोग का पूरा करिकुलम, मैं विश्वविद्यालय में मैंने 35 साल से ज्यादा पढ़ाया, हम बराबर कहते हैं कि यदि आजादी के 60-70 साल बाद तक यदि हम अपने शिक्षण संस्थान से देशभक्त नहीं पैदा कर पाए तो ये हमारे करिकुलम की गलती है। कहीं न कहीं हमने करिकुलम बनाने में गलती की है, जो हम देशभक्त नहीं पैदा कर पाए। मेरे ग्रैंडफादर 1942 के मार्टियर हैं, शहीद हैं। तो मैं महसूस करता हूँ कि जब मैंने अपने दादी को देखा कि कितने कष्ट में थी, उन्होंने बताती थी कि मैंने अपने बच्चों को कैसे पाला, तुम्हारे पिता उस समय छोटे थे, कैसे उन लोगों को मैंने बड़ा किया। तो मैं महसूस करता हूँ वैसे परिवारों का दर्द, जिनके परिवार में कोई शहीद हुए थे आजादी की लड़ाई में। उन्होंने ये सपना नहीं देखा था कि इस तरह का हिंदुस्तान होगा। लोग धर्म के नाम पर एक दूसरे को ये गलत बने, एक दूसरे की का जान मारेंगे, ऐसा किसी ने नहीं सोचा था। हम लोगों ने, उन लोगों ने तो सपना देखा होगा कि मजबूत देश का, एक अच्छे देश का, जिसमें कि सारे लोगों के लिए जगह हो, जो इस देश में पैदा हुए हैं, जो इस मिट्टी में पैदा हुए हैं। काहे कि सारे लोगों का खून जो है इसमें शामिल है, इस मिट्टी को बनाने में, इस देश को बनाने में, इस मुल्क को बनाने में। तो जी सर, बिल्कुल। तो जैसे सुनील सर आपने बिल्कुल सही बताया, और आपने जिस तरह से भागलपुर दंगे की बात करके जो है एक तरह से काफी उत्सुकता भी जगा दी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं अभी जिनको कि दंगों की विभीषिका जो थी वो अभी नहीं पता होगा। वो सिर्फ अभी किताबों में या अखबारों में पढ़ते होंगे कि भागलपुर में एक दंगा हुआ था। तो इस पर हम चर्चा आप दोनों से, चूंकि आप दोनों, सुनील जी आपके पास तो जानकारी है ही, और कर्नल साहब खुद उस मैदान में थे जब ये दंगा छिड़ा हुआ था और कैसे उन्होंने काबू किया, तो इस पर अलग से एक चर्चा करेंगे। तो आज का टॉपिक जो हमारी चर्चा का विषय था, जिस पर कि आप दोनों ने बहुत अच्छे ढंग से प्रकाश डाला और बताया कि जिस तरह से सावन के महीने में पूरे देश में जो एक कांवड़ यात्रा का एक सिलसिला शुरू होता है, और यूपी में खासकर वो काफी पॉलिटिकली सेंसिटिव हो जाता है, और इस तरह के फैसले कि आपको दुकान के आगे अपना नाम लिखना पड़ेगा, जैसा कि कर्नल साहब ने कहा कि वो प्रशासनिक रूप से नियम कानून के हिसाब से तो सही हो सकता, लेकिन जैसा कि सुनील जी ने कहा कि आपको इन सब के पीछे आपकी मंशा देखनी होती, कि आपकी मंशा क्या है। नहीं, ये मेरा नहीं कहना है। मेरा कहना है कि पूरे साल से ये काम करना था, अचानक सावन में नहीं करना था। जी वही कह रहा हूं। प्रशासनिक दृष्टिकोण से बेहतर था कि इसको लगातार करना था ना, कि अचानक सावन में ये याद आ गया आपको, ये गलत है। मंशा, हाँ मंशा में वही हुआ ना कि आप आखिर आपकी मंशा क्या थी कि वो आपने एक अचानक से इसको शुरू किया। तो जाहिर सी बात है, और इसके जरिए हमने ये समझने की कोशिश की, जो कांवड़ यात्रा एक हमारे इलाके में भी, जो अंग महाजनपद के इलाके में भागलपुर से सुल्तानगंज से देवघर तक की यात्रा होती, वहां कैसे अभी तक इस तरह के वाकये ना हुए, ना इसकी कभी जरूरत पड़ी।
वहां बिल्कुल एक अलग तस्वीर दिखने को मिलती है, जहां हर धर्म के लोग, हर जात के लोग कांवड़ियों की सेवा करते हुए मिलते हैं। उसके लिए कोई सरकारी ऑर्डर की जरूरत नहीं होती, ना किसी डीएम को, ना किसी एसपी को जो इस तरह कोई आदेश जारी करना होता। वो खुद लोग उस रास्ते में, जैसा सुनील जी बताया, उस रास्ते में मुस्लिमों के भी गांव होते हैं, वो लोग भी आते हैं, वो लोग भी कांवड़ियों की सेवा करते हैं, कोई पानी पिलाते हैं, कोई जूस, जिस तरह से जो उनकी श्रद्धा है वो उस तरह से करते हैं। और ये पूरा 1 महीने का जो समय होता है पूरे भक्तिमय माहौल में, और आपको कहीं से कोई भी अप्रिय घटना या अप्रिय वारदात की खबर आपको सुनने को नहीं मिलेगी, जबकि जो रास्ता पूरे बीच गांव से होकर गुजरता है। ये हमने नहीं, और एक बात और महत्वपूर्ण है कि सावन तो खत्म हो जाएगा, भीड़ खत्म हो जाएगी, सरकारी व्यवस्था खत्म हो जाएगी। 2 महीने के बाद जो तिरुतिया चलेगा, फिर मिथिलांचल के लोग जो चलेंगे, उस समय तो कोई व्यवस्था नहीं रहती है, प्रशासनिक व्यवस्था नहीं रहती। उस समय तो वही स्थानीय लोग हैं जो उनको मदद करते हैं, उनके लिए सारी व्यवस्था करते हैं। इस पर भी आप ध्यान दें। तो यही अंतर है इधर के वेस्टर्न यूपी के कांवड़ में और हमारे बिहार के जो अंग प्रदेश है, अंग महाजन में, जिसको भागलपुर का इलाका कहते हैं, वहां के कांवड़ यात्रा में। तो आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में जुड़ने के लिए। तो व्यूअर्स, आप इसी तरह चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहें। आपसे एक खास गुजारिश कि सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप चैनल को ज्वाइन भी करें, जिससे हमें और गुणवत्तापूर्वक कंटेंट के निर्माण में मदद मिल सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी।